इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही सबसे बड़ी जवाबदारी है। इस देश में कांग्रेस काम नहीं करने वाली। तो समाजवादी पदाधिकारियों, आप पर यह जवाबदारी है, इन लोगों को एक्सपोज करने की आप पर जवाबदारी है जो देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि आज इस बात से मायूस होने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी। आप ये भी तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में उनका वोटिंग परसेंटेज कितना है। अगर 100 में से 42% उनको वोट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 58 यानी 58% लोग उनके खिलाफ है। ये भी हकीकत है। आपको इतना बड़ा काम करना है कि इस देश के अंदर जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप ये मत समझिए कि आपकी पार्टी छोटी है। आपके विचार और आपके ख्यालात इस देश में सबसे बड़े हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। गरीबों की, उपेक्षित लोगों की, पिछड़ों की, दलितों की अगर कोई बात करने वाले कोई थे नहीं, उनके बारे में या उनके भविष्य के बारे में सोचने वाले नहीं थे। हमारा था गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियाँ बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था। आज की इस मंथन बैठक में ख़ास तौर पर हमारे बीच नागपुर शहर में कार्य अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हमारे प्रताप राव होगाड़े जी, उसके साथ ही समाजवादी युवजन सभा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मेरे साथी फहाद अहमद साहब, समाजवादी महिला सभा महाराष्ट्र की अध्यक्षा माया ताई, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के महासचिव डॉक्टर सूरकर साहब, समाजवादी पार्टी के सचिव मोइज भाई। मैं भी सभी का नाम लेना चाहता था जैसे इजहार भाई बोले, लेकिन ये भी बात सही है कि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बुल्डाना वालों को पहले ही उन्होंने बोले थे कि हमको 4:30 बजे जाना है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। बहरहाल आज की इस मंथन मीटिंग के बारे में हम लोगों ने ये चर्चा की कि समाजवादी पार्टी के मखसूस जो पदाधिकारी है उन्हें नागपुर में मदऊ किया जाए और ये तय किया जाए कि समाजवादी पार्टी विदर्भ के अंदर कैसे डेवलप होनी चाहिए, कैसे बढ़नी चाहिए। उसके साथ ही अबू आसिम आदमी साहब और प्रताप राव होगाड़े जी का जो विदर्भ का दौरा होगा वो किन किन ज़िलों में हो, समाजवादी पार्टी के अंदर आंदोलन कैसे हो, मेंबर साजी कैसी हो, कि इसके ऊपर एक चर्चा करने के लिए हमने ये तय किया कि भाई हमें एक जगह बैठना चाहिए और इसमें संजीदगी से बात हो। ये नहीं कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ अगर बात करना है तो शहर के किसी भी हॉल में हम लोग कर सकते थे। तो मैं, ताई, मोइज भाई, सूरकर साहब, इजहार भाई, शर्मा जी, हम सब बैठे थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि भाई एक काम करते हैं, हम अपने विदर्भ के तमाम ज़िले के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाते हैं और हम लोग रहेंगे नागपुर से और हम लोग सबसे चर्चा करेंगे। अबू आसिम आदमी साहब ने पिछले वक्त, मैं और होगाड़े साहब जब मुंबई में थे तो उनका एक ही बात थी कि भाई मुझे 7 दिन का दौरा करना है। फहद भाई 7 दिन बोले एक साथ जाऊंगा मैं। अब वो 15 दिन बोल रहे थे, आपने 7 दिन कराया उनका। अब वो पिछले 3-4 महीने से यही बात उर्जित पर बिल्कुल अड़े हुए थे। हालांकि इस वक्त उनकी पोजीशन जो है, उनका पैर का ऑपरेशन हुआ, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ, उनको उस दिन जब मैं और होगाड़े साहब गए, आप भी आए थे जब, तो उन्हें बाकायदा उससे क्या नाम है व्हील चेयर पर बैठा कर लाया गया उनको। और उसके बाद उन्होंने वो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ करके, और आने के बाद वो शाम तक ऑफिस में थे और बड़े मुश्किल से उनको नीचे लेकर गए। कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर एक शिद्दत होती है। मुझसे पहले जैसे फहद भाई ने बहुत डिटेल में बात बताई हिंदुस्तान की सियासत पर और सियासत की बुनियाद पर। जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं ये सारे लोग समाजवादी पार्टी की वो चट्टान है जो मनफी हालात यानी निगेटिव हालात में काम करते हैं। हमारे ज़िले के अंदर जो अध्यक्ष काम करता है इसमें कोई शक नहीं कि उसको हम कुछ नहीं देते। वक्त वो खुद लगाता है, पैसा भी वो खुद लगाता है और संघर्ष भी वो खुद करता है। हमारे जो इतने पदाधिकारी है वो लोग भी अपना वक्त, अपना पैसा सब कुछ लगाते हैं। उसके पीछे एक वजह है। जैसे फहद भाई ने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी में काम करते करते 30 साल हुए, हकीकत है। लेकिन उस वक्त इस नागपुर शहर के अंदर हमारे पास में एक यहाँ पे लोहिया अध्ययन केंद्र हुआ करता था।
तो हम उस लोहिया अध्ययन केंद्र में जाकर बैठते थे। आप लोग जानते हैं शर्मा जी। तो वहाँ पर हम लोहिया जी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते थे हम लोग। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा जयप्रकाश नारायण जी को। आज जैसे हालात है, जिस तरीके से देश के अंदर मायूसी छा रही है, हमें यह लग रहा है कि हमारे देश की जनता को यह लग रहा है कि जनता के दिल में उमंग है कि कुछ तो भी देश के अंदर बदलाव होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। लेकिन हो रहा क्या है कि सबको इस बात का एहसास भी है कि चेंज कौन करेगा, बात कौन रखेगा। मैंने फहद भाई, जयप्रकाश नारायण जी का, उगाड़े साहब, जेपी साहब का एक बहुत पुराना जब इतिहास मैंने उस वक्त पढ़ा, और उस इतिहास के अंदर जब ये बात सामने आई कि जिस वक्त पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर हुआ करती थी और कांग्रेस की मनमानी पूरे देश में चल रही थी, जो आज हम लोग देख रहे हैं। हो सकता है इस वक्त ज़्यादा होगी, उस वक्त कम होगी, या उस वक्त ज़्यादा होगी, इस वक्त कम होगी, लेकिन देश के अंदर डिक्टेटरशिप वाली सरकार थी, किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। इस देश में गरीबों की, उपेक्षित लोगों की, पिछड़ों की, दलितों की अगर कोई बात करने वाले कोई थे नहीं, उनके बारे में या उनके भविष्य के बारे में सोचने वाले नहीं थे। देश के अंदर जो सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम में देश में समाजवादी जितने विचारों के लोग थे, नेता थे, वो उनको मालूम था कि आने वाले 50 सालों के बाद इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं होगा। उनको मालूम था कि जो पॉलिसी पर कांग्रेस काम कर रही है, आने वाले 50 सालों के बाद इस देश में अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस है, जो रेशो है, वो एकदम ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो उस बात को उस वक्त के समाजवादी लोग समझ रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण जी ने भी जब ये नारा लोहिया जी के माध्यम से बाद में आगे बढ़कर उठाया, जब लोगों को ये बात बोलना शुरू किया, तो उनकी बात सुनने के लिए 10 लोग भी जमा नहीं होते थे। झाड़ के पास लोगों को जमा करके देश की राजनीति की बात करते थे। वो बात करते थे जो इस देश को जरूरत थी। उस वक्त शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, या इस देश ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस आंदोलन को, जिस समाजवादी विचारों को वो अपने माध्यम से उठाना चाह रहे हैं, उसके चंद सालों के बाद उसी बिहार के गांधी मैदान के अंदर 10 लाख लोग उनको सुनने के लिए जमा हुए थे, जहां पे 10 लोग उनको सुनने के लिए कतराते थे। उसकी वजह ये थी कि जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, इस देश में बदलाव की राजनीति ज़रूरी है, देश गलत हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाया और लोग जो है लाखों की तादाद में आना शुरू हुए। और हमने वो भी देखा है, इतिहास हमने वो भी पढ़ा है कि उस वक्त के आईएएस और आईपीएस ने अपनी नौकरियां छोड़कर उस आंदोलन में कूद गए। ऐसा क्या हुआ था? तो ये बात हम लोगों को सोचने पे हम मजबूर हुए। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं कि समाजवादी विचारों से क्यों प्रभावित होकर जुड़ा। दोस्तों, आज आपको इतना बड़ा काम करना है कि इस देश के अंदर जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप ये मत समझिए कि आपकी पार्टी छोटी है। आपके विचार और आपके ख्यालात इस देश में सबसे बड़े हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप सत्ता में आएंगे या आप सत्ता में आकर कुछ कर पाएंगे। आप ये सोचिए कि आपको संघर्ष करना है। जब किसी घर का मुखिया होता है ना, उसे लगता है कि मेरे घर को किसी की नज़र लग गई, तो वो सिर्फ लड़ता है अपने घर को बचाने के लिए। वो मुखिया ये नहीं देखता कि मैं तरक्की कितनी करूँगा। उसे लगता है कि मैंने अगर अपने परिवार को इससे बचा लिया तो मैं बहुत बड़ा काम कर लिया। आज इस देश को नज़र लग गई है ऐसे लोगों की जो इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और आम जनता को, आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है उनकी इस लड़ाई से। आज इस देश के अंदर जैसे कि बात निकली, मुस्लिम इशू पर भी बात चली, फहद भाई आपने बात सही बोला कि देश के अंदर जैसे सेक्युलरिज्म की बात अगर होती है, तो मैं भी मानता हूँ इस बात को कि इस देश के अंदर अगर सबसे सेक्युलर कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने कभी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर माना, लाल बहादुर शास्त्री को अपना लीडर माना, वीपी सिंह को लीडर माना, नेताजी को लीडर माना। किस मुस्लिम ने आज तक अपने मुस्लिम को लीडर माना? कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जब भी वोट दिया तो सिर्फ इसीलिए वोट देता है कि अब बदलाव आएगा, अब उसके साथ इंसाफ होगा, अब बदलाव आएगा, अब उसके साथ इंसाफ होगा। ये करते करते आज़ादी से लेकर आज तक
इन लगभग 70 सालों के आसपास की बात हो गई, आज भी वो मशकूक नज़र से देखा जाता है। किसी पार्टी में अगर कहीं उसका रेशो जुड़ गया तो वो भी तशवीशनाक हो जाता है, वो भी डाउटफुल हो जाता है। लेकिन मैं अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आपको ही साबित करना है कि आप सबसे बड़े सेक्युलर हैं, और आपको ही साबित करना है कि इस देश की एकता और अखंडता को अगर बचाने का काम करना है तो आपको सबसे आगे आना है। और अपने हिंदू भाई, इस देश के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि इस देश का हिंदू सबसे ज़्यादा सेक्युलर है, इसलिए मुसलमान भी सुरक्षित है। ये हकीकत है इस देश की। इस देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठा रहते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है। ये हकीकत है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर सोची समझी साजिश करके इस देश के माहौल को सिर्फ ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज इस बात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी। आप ये भी तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में उनका वोटिंग परसेंटेज कितना है। अगर 100 में से 42% उनको वोट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 58 यानी 58% लोग उनके खिलाफ है। ये भी हकीकत है। तो फर्क इतना है कि जो 2-3% का जो रेशो ऊपर नीचे हो रहा है ना, हमको उसको रोकना है। अगर हमने उस रेशो को रोक लिया तो इस देश में सत्ता बदल जाएगी। ये अहम फार्मूला है जो आज आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। मायूस बिल्कुल नहीं होना है। हकीकत है मैं जो बात बोल रहा हूँ। उनका वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए ना, देश के अंदर अगर वोट लिया भी उन्होंने तो 42% लिया है ना। जैसे कि पिछले वक्त उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने जब 2012 में चुनाव जीता था, 226 उनके एमएलए चुन कर आए थे हमारे, तो उस वक्त हमारा वोटिंग परसेंटेज कम था। लेकिन जब हम चुनाव हारे तो हमारा वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा था, क्योंकि हमारे वोटिंग परसेंटेज से 3% 4% के बीच में भारतीय जनता पार्टी का वोट का डिफरेंस कम ज़्यादा हो गया, सरकार बना ली। इसलिए मायूस नहीं होना है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों, आप पर जिम्मेदारी यह है कि आप अपने क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, दलित सबको एक साथ लेकर इकट्ठा होकर आपको फिरका परस्त ताकतों को जवाब देना है। आपको इस देश को बचाना है। और इस देश को बचाने के लिए सबसे पहले जो माहौल खराब किया जा रहा है, देखिए हमको इतना अच्छे से मालूम है। मैं संजय राउत का बयान पढ़ रहा था कि अगर राम मंदिर बनाना ही था मस्जिद से 3 किलोमीटर आगे जाके, तो फिर बाबरी मस्जिद तोड़ी क्यों गई? बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत अहम है। ये एक ऐसा सवाल है जिस तरीके से इस देश के अंदर पूरी साजिश के तहत हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाकर जो पेश किया जा रहा है, उसको भी हम समाजवादी विचारों के लोगों को ही रोकना पड़ेगा। मैं किसी मुस्लिम शासकों की या मुस्लिम राजाओं की कभी हिमायत नहीं करता, लेकिन एक हकीकत है कि जब भी किसी मुस्लिम शासक का नाम आया हो तो इसी बात पर आया है कि उस वक्त के जितने भी दलित, पीड़ित, उपेक्षित जितने भी लोग थे जिन पर जुल्म ज्यादती होती थी, तो उनके साथ वो खड़ा हुआ करते थे। और उन लोग जिन लोगों को तकलीफ हुआ करती थी वही आज उनको विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस तरीके से टीपू सुल्तान की बात जब भी आती है, इस बात से इतिहास में कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के अंदर हमारे जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ये था कि कोई भी दलित स्त्री अपना स्तन ढाक नहीं सकती थी, उसको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन टीपू सुल्तान ने, ये भी हकीकत है कि उस चीज़ को ख़त्म किया और ऑर्डर निकाला कि अगर कोई भी दलित महिला के साथ अगर ऐसा करता है जहाँ टैक्स लिया जाए तो वहाँ उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो इस देश के अंदर ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। इस देश के अंदर ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा अकबर के साथ में उसका जो सिपह सालार है वो मान सिंह क्यों था। ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा कि देश के अंदर टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा सलाहकार अगर कोई थे, एक पंडित जी, पुरनैया पंडित जी थे। ये कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि शिवाजी महाराज, जिसको इस देश के मुसलमानों पर उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया देश के मुसलमानों पर, उनका सलाहकार, उनका खजांची शेख मियाँ मदार क्यों था। ये कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। हमको इतिहास से हमेशा दूर करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग उसके अंदर फंस रहे। तो समाजवादी पदाधिकारियों, आप पर यह जवाबदारी है, इन लोगों को एक्सपोज करने की आप पर जवाबदारी है जो देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अगर इस देश के अंदर
मुस्लिम शासकों को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना होता तो शायद इस देश का इतिहास कुछ और होता, जिनके हाथ में 500 से लेकर 700 साल तक हुकूमतें हुआ करती थी। हमें ये भी ढूंढना है इतिहास के अंदर कि जिन शासकों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, उन शासकों ने न जाने कितनी जागीरें जो है मंदिरों को दान की। इस देश के अंदर प्राचीन मंदिर आज भी कायम है, 500-500 साल पुरानी, 700 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी आज भी कायम है। तो इस देश की सबसे बड़ी धरोहर अगर कोई है तो वो इस देश की एकता और अखंडता है। इसलिए समाजवादी विचारों के लोगों को इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है। इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता को कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा वार इसी पर हो रहा है और सबसे बड़ा डिफेंस भी आपको इसी पे करना है। इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही सबसे बड़ी जवाबदारी है। इस देश में कांग्रेस काम नहीं करने वाली, ये भी इतिहास, ये नहीं, हकीकत है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर यही समाजवादी पार्टी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी की 50 से ज़्यादा सीटों पर घटाकर 10 सीटों पर ला दिया था, तब कई दिल्ली में यूपीए की सरकार बनी थी। ये भी इतिहास है। वो लोग जो सुबह से शाम तक जहर उगलने वाले लोग जो एमपी हुआ करते थे, उनको कांग्रेस ने नहीं हराया था, उनको समाजवादियों ने हराया था। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के मेरे साथियों, आप कभी ये मत सोचना कि आपके साथ में किस धर्म का आदमी साथ में जुड़ा है। आप इस बात को हमेशा देखना कि सही और गलत की बात कौन आपके लिए करता है, ये देश के बारे में सोचता है, ये देश की जनता के बारे में सोचता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि आज कोई भाषण देने का या वो बातें करने का वक्त नहीं। हम लोग एक परिवार के लोग हैं, हमें वो बात याद रखनी है और उस पर काम करना है जो इस देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फहद भाई ने बताया कि किस तरीके से इस देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बड़ी बड़ी चीज़ें दी जा रही है, और आज भी कल परसों भी कोई बड़े डिसीजन हुए, आगे भी होंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी है। देश के संविधान को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है, किसी को कोई नहीं पड़ी है। ये किसको करना पड़ेगा काम? ये समाजवादियों को ही करना पड़ेगा। इस देश के संविधान को खतरा जो आज हो गया है, उसको बचाने का काम मैं दावे के साथ मैं माया ताई से कहता हूँ कि इस देश में महाराष्ट्र के मैंने देखा हूँ कि दलित नेता भी खामोश बैठे हुए हैं। देश का संविधान खतरे में है और देश का दलित नेता खामोश बैठा हुआ है। दलित जनता परेशान है, नेतृत्व करने वाले कोई सामने नहीं आ रहा है, और जो नेतृत्व करने वाले सामने है वो सरकार के पास सरेंडर हो गए उनमें से ज़्यादातर लोग। तो कहीं ना कहीं ये जवाबदारी किस पर आएगी? ये तो समाजवादियों पे ही है। इसलिए हमको और आपको इस पर मेहनत करना है, हमको और आपको इस पर काम करना है इस देश के अंदर। और चूँकि हम लोगों की जब से ये मीटिंग चल रही है, तो उस मीटिंग के अंदर हम लोगों के जो इशू थे, मैं पहले भी बोला और अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि देखिए, हमको खामोश नहीं बैठना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने काम धंधे कारोबार छोड़कर राजनीति करो या वो काम करो कि हमारी पार्टी कैसे बढ़े, समाजवादी विचारों को कैसे बढ़ा जाए, ये कभी नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन आप अपने काम धंधा और कारोबार करने के बाद का जो आपका समय है, जो फालतू में व्यर्थ होता है, उस समय का कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम लोग बैठकर लोगों को समाजवादी पार्टी की समाजवादी आइडियोलॉजी समझाया जाए, किस तरीके से हम लोगों को संगठन को मजबूत किया जाए, इस पर मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमारा भाषण हो गया, हम लोगों ने एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान किया और इसके बाद हम अपने अपने शहरों में चले गए और उसके बाद हम खामोश बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी।